हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पेज में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये ज्योग्राफी 1 का चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, चाहे आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ो या इंडिया के बारे में पढ़ो, बात एक ही है। निष्कर्ष क्या है? ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर वहां पर कोई भी देश है, कोई भी गांव है, बहुत पिछड़ा है, तो वहां पर रोड पहुंचा देंगे, बस वो गांव डेवलप हो जाएगा। कम्युनिकेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, वो गांव उतना ज्यादा डेवलप करेगा। वो जगह, वो लोग, वो उनकी स्किल को ज्यादा मौके मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों का जितना आवागमन होगा उतना ही ज्यादा व्यापार होगा, और जितना ज्यादा व्यापार होगा उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, और जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो देखिए, आप सुबह उठकर ब्रश से लेकर ब्रेकफास्ट तक, ठीक है, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के साबुन से लेकर कपड़े पहनने तक, आप जो इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, सॉरी, ठीक है, तो जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज आपको आपके जनरल स्टोर पर मिलती है। लेकिन वो जनरल स्टोर पर कहाँ से आती है? वो भी ट्रैवल करके आती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो ट्रैवल करती है, वैसे वैसे उसके दाम में भी फर्क आता है, उसकी क्वालिटी में भी फर्क आता है, और तो और कॉस्ट में भी फर्क आता है, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? सर्विसेज के लिए, फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन, हाँ, लोगों का हो या सामान का हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, बस यही होता है। चाहे हम यहाँ से दिल्ली से, यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से कानपुर आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा इंसान है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होते हैं, लैंड होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, ठीक है। जमीन के मार्ग में जमीन द्वारा होता है, वाटर द्वारा होता है, एयर द्वारा होता है। जमीन में क्या क्या ट्रांसपोर्ट के माध्यम है? सड़कें हैं, रेलवे है, 2 सबसे बड़े माध्यम है, ठीक है। वाटर में कौन कौन से मार्ग हैं? वाटर में आपका नदियां हैं, जिनको इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है, और समुंदर है, जिसको आउटलैंड ये बोले ओशियनिक वाटरवेज बोला जाता है, जो भी है सागरीय तट। हिंदी में मैं ज्यादा अच्छे समझा दूंगा। एयरवेज आप जानते हैं, एयरपोर्ट है, ठीक है, एरोप्लेन के माध्यम से जो भी ट्रैवल होता है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो, सबकी यहाँ पर जो आप तीनों ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, इन सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्योंकि देखिए, हर इंसान हर तरह का ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। लैंड तो सभी अफोर्ड कर लेते हैं, वाटर वाला बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है। एयर वाला तो बहुत ही ज्यादा बिजनेस क्लास या इकोनॉमिक क्लास वाला व्यक्ति ही कर पाता है। तो जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, इसमें क्या होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपके चैप्टर में यहाँ पे पूछा जा सकता है, बिग इंच क्या होता है, बिग ट्रंक क्या होता है, ठीक है। आपको गैस के बारे में पूछ लेगा, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन के बारे में पूछ लेगा, रेलवेज के बारे में, ठीक है। तो यही सब आपके ऊपर नीचे छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैथ यहां से नहीं आएगा। मिनरल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है आपकी सेकंड बुक का, उससे सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इनमें करना क्या है? देखो, बात यही होती है कि आप करोगे क्या, ठीक है। इतना सारा मटेरियल कैसे लर्न करोगे? तो आपको ये करना है जो मैं बता दूं, जैसे कि मैंने ट्रांस कैनेडियन के बारे में बताऊंगा, ट्रांस साइबेरियन के बारे में बताऊंगा। आपको केवल वो कहां से कहां तक है, कितना लंबा है, 2 चीज, और तीसरा उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अगर देखो, कोई भी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट का अगर कोई भी माध्यम है, उसका उद्देश्य व्यापार होता है। तो व्यापार में वो किस तरह से बेनिफिट देगा, बस तुम्हें वही बताना है। और आप आराम से 4 नंबर का अगर ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन आ गया, आप आराम से लिख के आ जाओगे, ठीक है। अब जैसे कि ये जो है लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, आप जानते हैं कि इन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑयल और लैंड के माध्यम से किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम, सब कुछ चीजें, ठीक है। फिलहाल हम आएंगे लैंड के अंदर में रोड के बारे में। रोड जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की धमनियां हैं, चाहे वो वर्ल्ड की हो, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, डोर टू डोर सर्विस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। रूरल एरियाज को, मतलब कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए, अब गांव से अगर कोई है तो नदियों से ज्यादा वो प्रिफर करेगा कि रोडों के माध्यम से आए। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि रोडों को बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूरल को जोड़ना चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सप्लीमेंट्री और टू अदर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर, बस
तो मतलब कि छोटे मोटे जो व्यापार है, लेवल का जो व्यापार है, जैसे कि आपका स्टेट टू स्टेट का व्यापार है, ठीक है, सिटी टू सिटी का व्यापार है, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन, इसीलिए ये चीपेस्ट है और सभी के लिए अफोर्डेबल है, ठीक है। इसको आसान, हाँ दूसरी चीज ये है कि हाँ जो जो मैं बातें बता रहा हूँ रोडों की इंपॉर्टेंस, ये तुमसे पूछेगा जरूर, और आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा अब मैं बताता हूँ। सड़कें हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं, आपके अनुसार हमारे देश की सड़कों को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप बताएंगे जो हमने कहा। आपको इस नोट्स के पीडीएफ लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है। रोडों को बनाना आसान होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना आसान होता है, खर्चे कम होते हैं, ठीक है, सभी के लिए अफोर्डेबल रहती है, सरकार के लिए भी रहती है। लेकिन हाँ रोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हिली एरियाज में रोड बनाना बहुत महंगा होता है, ठीक है। वहां पर आपके वाटर वेज और एयर वेज ज्यादा प्रिफर्ड करा जाता है, एयर वेज से भी ज्यादा वाटर वेज, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में रोड बनाना बहुत ही महंगा होता है और मतलब बहुत जल्दी रोड खराब हो जाते हैं, जानते हैं आप, लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ रोड डिपेंड ऑन द कंट्री, कंट्री कैसी है उसकी रोड की क्वालिटी देख के ही पता चल जाएगा, इसीलिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द टोटल मेमोरेबल रोड लेंथ इज 15 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 33% नॉर्थ अमेरिका। हाँ दुनिया की, अब देखो दो तीन जो इमेजेस मैं तुम्हारे मन में बना दे रहा हूँ उसको नोट्स बना लो, पहला पॉइंट आप बना के रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा रोडे जो है, ठीक है, रोडिंग 33% दुनिया की रोडें नॉर्थ अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट में मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो आपकी यूरोप में है, ठीक है, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट वाइज याद रखिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। और एयरवेज हो गया, लैंड बता दिया वो, ठीक है, मैंने दो चीज बता दी, हाँ ठीक है हाँ। और एरोप्लेन वाला जो आपका वाटरवेज में आ गया, जिसको बोलते हैं वाटरवेज जो होता है, ठीक है, ओशियन वाला जो कॉन्टिनेंटल व्यापार होता है, ओशियन टू ओशियन, ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ अमेरिका ही है। तो सबसे जो बड़ा दुनिया का जो व्यापार है, मतलब आप ये समझिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा व्यापार है उसका एपी सेंटर कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न यूरोप में है, यूरोप में है, मेनली यूरोप में, ठीक है। और आप फिर यहाँ और उसके आगे आपको आना है तो मेडिटेरियन सी से आप आगे आएंगे, एशिया में मिलेगा आपको सबसे ज्यादा दुनिया का व्यापार, एशिया पैसिफिक, चाइना हो गया, चाइना हो गया और जापान हो गया, उधर साइड व्यापार मिलेगा। तो रोडों का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको बता दी, सबसे ज्यादा रोडें यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में। ट्रैफिक फ्लोज इंक्रीज इन द, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो देखो कोई भी रोड है उसमें ये कैसे पता चला जा सकता है कि हमें अब रोड को चौड़ा करने की जरूरत है। देखिए रोड की एक डेंसिटी होती है, अब जैसे मान लीजिए आप 9 से 5 अगर 9 to 5 नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने के लिए जब आप निकलेंगे तो रोड उस वक्त पे सबसे ज्यादा भरी होती है। तो जब रोड सबसे ज्यादा, जिस वक्त पे रोड की जरूरत होती है यूज करने की, जिस वक्त रोड पर लोग ज्यादा जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उस वक्त पे अगर वो रोड लोगों का भार नहीं ले पाती है, घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, समझ जाइए कि रोड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उस रोड में इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है और उस रोड को चौड़ा होने की जरूरत है, ठीक है। तो रोड की प्रॉब्लम यही कि लैक ऑफ रोड साइड एमिनिटीज और कंजेशन इन सिटी। कंजेशन मैंने बता दिया कि सिटी में जो क्राउड है उसके लिए। हाईवेज क्या है, हाँ हाईवेज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाईवेज वो होते हैं जो हमारी नेशनल अथॉरिटी बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे जब आप पढ़ रहे हैं तो 80 मीटर 80 मीटर चौड़ी रोडें होती हैं, ठीक है। इनका जो मेन होता है फ्लाईओवर बनाने का काम होता है, डुअल लेन, ट्रिपल लेन, ठीक है, बड़ी बड़ी लेनें, ब्रिज बनाने का काम होता है, जिससे कि व्यापार को तेजी से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, ठीक है। इसलिए व्यापार हाईवे का रोल रहता है। तो हाईवे में आपको सबसे ज्यादा, यहाँ कुछ ज्यादा आना नहीं है आपके पेपर में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई फैक्ट अच्छा हो तो आपको अच्छा रहेगा। एशिया, यूरोप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे डार्विन फ्रॉम मार्विन, पैन अमेरिका है। देखो यहाँ दो हाईवे हैं जो मुझे पता था पहले से ही, पैन अमेरिका है, ठीक है, और एक यूरोप वाला है, ठीक है, कनाडा वाला है। देखो ये जो हाईवे है वैसे तो पूछा नहीं जाना है, आप ऐसा करो कि इसको मत पढ़ो, ठीक है, रेलवे के बारे में आप पढ़िए, क्योंकि हाईवे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे क्या है,
रेलवे सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीपेस्ट है ना, और मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे सबसे बेस्ट है। ठीक है, बल्कि गुड्स मतलब क्या है, बल्क में मतलब बहुत बड़े अमाउंट में जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, हायर स्पीड के लिए, हायर स्पीड में होता है, जल्दी से जल्दी होता है। ठीक है, और देखो रोडों में क्या होता है, अगर आप हाईवे के रोड से जाएंगे तो आपको पता है कि 3-4 हज़ार का आपका टोल पड़ जाता है। तो इसलिए रेलवे जो है आपका, रेलवे जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है ऑप्शन। अब रेलवे में आपको 2-3 तरह की जो कैटेगरी है उनको याद रखना है, जो है ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गॉज और मीटर गॉज। ठीक है, तो ब्रॉड, मीटर, नैरो है, हमारी बुक में नैरो दिया गया है। ठीक है, तो जो 1.5 मीटर से ज्यादा है, 1.5 मीटर से 1 मीटर के बीच में है, वो ब्रॉड में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में वो आएगा जो 1 मीटर से कम में है। ठीक है, 1 मीटर तक में है मेनली, और जो स्मॉलर में वो आएगा जो 1 मीटर से कम है। ठीक है, 1 से 1.5 हो गया, 1.5 से, ठीक है, 1.5 से ज्यादा जो होगा वो ब्रॉड में ही आ जाएगा। ठीक है, और जो 1 मीटर होगा वो इसमें आ जाएगा। तो यूरोप में सबसे ज्यादा नेट, हाँ मैंने जैसा बताया दिया है कि आपको यूरोप में सबसे ज्यादा रेलवे का यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पर 1 किलोमीटर की डेंसिटी में सबसे ज्यादा मतलब 6.5 पर स्क्वायर किलोमीटर पे रेलवे है, मतलब इतना रेलवे है सबसे ज्यादा। मतलब कि वहां पे लोग को जरा जरा सी दूरी के लिए भी रेलवे का यूज करना ज्यादा प्रिफर्ड भी होता है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंड है। ठीक है, और आप तो देखते ही हैं यूरोप में कितना ज़्यादा। ठीक है, और रेलवे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि 40% रेल नेटवर्क जो है नॉर्थ अमेरिका में है, 25% जो है ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद जो है बाकी फिर मैंने बताया यूरोप में है, फिर एशिया में है। एशिया में साउथ एशिया के बारे में यहाँ, जैसे कि एशिया में सबसे ज़्यादा हाईली डेंसिटी वाला रेल नेटवर्क है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि चाइना आ गया, जापान आ गया और इंडिया आ गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रेलवे का डेंसिटी का डेवलपमेंट है, वो नेटवर्क है। ठीक है, अफ्रीका का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, हम नोट्स आपको पूरे दे रहे हैं। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में आप देख लीजिए। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में करे, मतलब कि जैसे कि देखिए एशिया से कोई व्यापार यूरोप में हो रहा है रेलवे के माध्यम से, मैं रेलवे के माध्यम से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जमीन मार्गों को जोड़ने के लिए कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट किया जाने वाला व्यापार है, जो कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजन से किया जाता है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजन ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि वही आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है आपका कहाँ से शुरू होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और व्लादिवोस्टोक में जाता है। ट्रांस साइबेरियन कहाँ पर है, रशिया में है। ठीक है, रशिया में है, मॉस्को से पास होता है, मॉस्को रशिया की राजधानी है। आपको यहाँ क्या करना है, मैंने जो 2 चीज बताई, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, पहली चीज ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट में, ठीक है, और वेस्ट में वहां पे। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि कितना लंबा है, 9332 किलोमीटर का है। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसका जो मेन लक्ष्य है वो एशियन मार्केट को यूरोपियन मार्केट से इंटरकनेक्ट करने का है, जिससे कि मिडिल ईस्ट का व्यापार जो हो गया, मिडिल ईस्ट नहीं है, इसमें मिडिल ईस्ट नहीं आएगा, यूरोप का जो ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप का जो व्यापार है वो यहाँ पर किया जा सके आसानी से, मतलब कि गुड्स का आवागमन आसानी से किया जा सके। क्योंकि आप समुद्र के माध्यम से देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, लेकिन अगर आप इस साइबेरियन रूट से जाएंगे तो इस व्यापार में गुड्स की तेजी बढ़ेगी, जल्दी हाईली इंटरकनेक्टेड रहेगा और व्यापार तेजी से हो सकेगा। ट्रांस कैनेडियन में ये हैलीफैक्स है, हाँ ट्रांस कैनेडियन कनाडा में, कनाडा के हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है और इसकी लंबाई जो है 7050 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके बीच में मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनपिंग, कैलगरी ऐसी जैसी सिटीज आती हैं। 1886 में ये बनाया गया था। अब जैसे कि आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, दिस इज कनाडाज इंपॉर्टेंट ट्रेन रूट, और यहाँ से वीट है, मीट है, ठीक है, अनाज है, मीट है, और मतलब कि जितनी भी तरह का चीज़ों का एक्सपोर्ट है कनाडा को जोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल है, और वो जो है दुनिया का पहला सबसे बड़ा मार्ग है। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन आप याद रखिएगा, ये तो जरूर पूछता है। यूनियन पैसिफिक रेलवे, हाँ
ये कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपसे आना नहीं है, बट पढ़ लीजिए कि न्यूयॉर्क ऑन द हाँ, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जो है, जैसे कि आप अमेरिका का कभी मैप देखेंगे तो न्यूयॉर्क अमेरिका के ईस्ट में है, ठीक है, और जो सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका के वेस्ट में है, ठीक है, और अमेरिका के अगल बगल एक तरफ अटलांटिक ओशियन है और एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। तो बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक उसको पूरा घूम के समुद्र के रास्ते से आना पड़ता था, इसलिए ये जो रेल मार्ग है ये बहुत जल्दी हाईली इंटरकनेक्टेड है और इसने मतलब कि दूरियों को बहुत जल्दी कम कर दिया, ठीक है। और ये सब आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। इंपॉर्टेंट, हाँ, एक्सपोर्ट, भाई देखिए अगर कोई कंट्री जो है, जैसे कि हमारे यहाँ देश में NH7 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, जो कि बनारस से शुरू होता है कन्याकुमारी तक जाता है। अब वैसे यहाँ पे अमेरिका में भी है कि अमेरिका को यहाँ से यहाँ जोड़ता है। तो ये क्या है, अगर आप ज़्यादा कोई कंट्री जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी, कम्युनिकेटेड रहेगी, उतना ज़्यादा डेवलप करेगी, बस सिंपल सी बात। ऑस्ट्रेलियन वाला कुछ भी नहीं आना है यहाँ से। फिर भी आप याद रखिए कि ये जो है सिडनी में शुरू होता है और पर्थ में खत्म होता है। सिडनी ऑन द ईस्ट, पर्थ एंड वेस्ट को, हाँ, सिडनी से पर्थ तक जाता है। पर्थ कहाँ पे है, कैसे बताऊँ मैं आपको, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। मैप अगर देखेंगे, आपकी बुक में जो मैप होगा उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिडनी से पर्थ तक ही जाता है। और इसका भी यही है कि गुड्स का ट्रांसपोर्ट है। बस दो मार्ग हैं आपके, ओरिएंट एक्सप्रेस, ये याद रखना भाई मेरे, ये आना नहीं है। पेरिस से इस्तांबुल, इस्तांबुल कहाँ पे, टर्की में, ठीक है। पेरिस जो है यो कहाँ पे, फ्रांस में है, ठीक है। यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए इसका ओरिएंट एक्सप्रेस का मेन रोल है, ठीक है। अब इसने क्या है 10 दिनों की दूरी जो है 96 आवर्स में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। इसने एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे कि आप बहुत सी छोटी मोटी चीजें देखते हैं जो खराब हो जाती थी, वो इस रेल मार्ग से, अब इस रेल मार्ग से यूज की जा रही है। जैसे कि दूध की चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है कि मतलब इनको आपने खेत से निकाला और फिर तुरंत बेच देना होता है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी। तो ये खराब होने से पहले ही यहाँ पर अब पहुंच जाती है, इसीलिए हाईली इंटरकनेक्टेड व्यापार होना जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि ये जो मार्ग है इसको पेरिस से इस्तांबुल और इस्तांबुल से आके बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार तक जोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई देखने को मिला नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे रिलेशन है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ तो ठीक ही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए भी नहीं हो पा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिलहाल अब हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने के। वाटर ट्रांसपोर्ट भाई सबसे चीपेस्ट है, चीपेस्ट देखिए सब है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर में फायदा क्या है कि इसमें आपको कुछ भी डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एक बंदरगाह बना देना है, पोर्ट, ठीक है, नदी किनारे या समुद्र किनारे, सॉरी, ठीक है। बंदरगाह बनाना है, समुद्र अपना बह रहा है, आपको बस उसका ट्रैवल करना है। यहाँ पे कोई रोड बनाने की, कोई कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है ना, बस। हाँ, फ्यूल का भी कंजप्शन बहुत कम होता है, ठीक है। पोर्ट फैसिलिटीज, बस पोर्ट की फैसिलिटी, पोर्ट जितना ज़्यादा डेवलप होगा वाटर ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा डेवलप होगा। कुछ ओशियन रूट्स के बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। ओशियन रूट्स जो कि एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब समुद्री जो व्यापार है ना, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार है और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार जो है समुद्र के रास्ते से ही होता है। हमने रेलवे जो है इन सब बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हाईवेज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार यहीं से होता है। और खुद ब खुद इंडिया का जो 75% ट्रेड है फॉरेन में, वो इसी से होता है, और 90% जो है बाहर के आधार पर होता है। तो हमें देखना, तो जब कोई भी लंबी दूरी का होता है मार्ग, तो इसमें टाइम तो लगता ही है, टाइम टेकन है बस ये। तो जब टाइम लगता है तो इसमें ये लोग राडार ले लेते हैं, सोनार होता है। राडार और सोनार आपने साइंस में पढ़ा होगा। राडार क्या होता है, प्लेन के लिए होता है, एरोप्लेन के लिए, और सोनार जो होता है समुद्र के लिए होता है। समुद्र में गर्तें होती हैं, आपने ज्योग्राफी में शायद 11th में पढ़ा हो, तो उसमें गर्तें होती हैं जिससे बचना होता है, ठीक है। अगर उन ट्रेंच के अंदर घुस जाएंगे तो फिर आप जानते हैं कि समुद्र में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सीधा प्लेन नहीं होता समुद्र, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओशियन रूट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक, हाँ, इसमें आपको बस एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो व्यापार है वो नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट यूरोप से होता है,
ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वेस्ट यूरोप है, और ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और दोनों का व्यापार, इन दोनों का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन वाला कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है। आप जानते हैं कि यहाँ पे अमेरिका है, इधर पे यूरोप है, तो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया का 1/4 व्यापार होता है, और इसीलिए इस रूट को बिग ट्रंक रूट कहा जाता है। ये आपके पेपर में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, कनेक्ट विद द ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड। ठीक है, नई दुनिया, हाँ आपने नई दुनिया और पुरानी दुनिया की कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। एक वक्त था जब कहा जाता था कि इस दुनिया में केवल यही, मतलब आपको एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, और बस इतनी ही है, ये इतनी ही है दुनिया, इसके बाद कोई दुनिया ही नहीं है। पर फिर जब आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस जाते हैं, फिर अमेरिका की खोज करते हैं, तो अमेरिका की खोज होती, तब पता चलता है कि एक और दुनिया है जो कि बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रेड इंडियन नाम के आदिवासी भी रहते हैं। ठीक है, तो तब पता चलता है कि तब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? कैप्टन कुक ने करी थी। ठीक है, कैसा नाम है इनका। ठीक है, तो ये पहले दुनिया को नहीं पता होता है, तो जो ट्रेड होता है इन्हीं के रूट में होता था। तो ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड से जोड़ने के लिए ये इसलिए लिखा गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे मेडिटेरियन, हाँ आपको यहाँ पे मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट याद रखना पड़ेगा। देखिए, जो मेडिटेरियन सी है वो इंडियन ओशियन को कैसे जोड़ता है, उसके लिए आपको स्वेज कैनाल के बारे में बताया जाएगा, आगे बहुत अच्छे से बताया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं वेस्टर्न यूरोप है और नॉर्दर्न अमेरिका है, अफ्रीका है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है मेडिटेरियन सी है, और इसलिए तो यहाँ पे जो बीच में व्यापार होता है, इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, और तो और किनारे, आप जो वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो अफ्रीका के किनारे सऊदी अरेबिया मिलेगा, वहां से नाइल, वहां से स्वेज कैनाल को काटा गया है। ठीक है, तो जब ये स्वेज कैनाल को काटा गया रेड सी से, तो इससे क्या हुआ कि जो जैसे कि क्या होता था कि हमें यूरोप वालों को इंडिया व्यापार करना होता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स काल से मैं बता रहा हूँ कि उन लोग को जब व्यापार करना होता था, तो वो लिवरपूल जो था ब्रिटेन का, वहां से यहाँ पे आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका घूमते हुए आना पड़ता था। ठीक है आपका, तो अब यहाँ पे क्या होता है, 6400 किलोमीटर एरिया जो है कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से इंडियन ओशियन आते हैं और अरेबियन सी में आके एंटर कर जाते हैं, और अरेबियन सी में फिर आप डायरेक्ट मुंबई कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मुंबई, फिर व्यापार होता है इस तरह से। केप ऑफ गुड होप, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, ये नहीं आना है, फिर केप ऑफ गुड होप भी नहीं आना है। वेस्ट यूरोप को वेस्टर्न अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए केप ऑफ गुड होप का सी रूट, ये सी रूट के नाम है। ठीक है, आपको मैं जितना जितना बता दूं कि जो जो आना है, बस आप उसके नोट्स बनाते चलना। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट में आपको वैंकूवर और योकोहामा जरूर पूछेगा कि ये कहाँ पर है, इसको मैप में लोकेट करके बताइए। तो आप बता देना कि योकोहामा जो है जापान में है, और वैंकूवर जो है आपका कहाँ पे है, वहां पर है रशिया में, सॉरी। ठीक है, जो जहाँ पे आपने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पढ़ा था वहां पे। तो द साउथ पैसिफिक सी रूट कहाँ पे, हाँ कनेक्ट विद नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड। हाँ कुछ नहीं है, साउथ पैसिफिक सी रूट जो है ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में तुम्हें ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको वर्ल्ड के उन सी रूट्स के बारे में, उन रेलवेज के बारे में पढ़ना है जो ज्यादा यूज में है। ठीक है, जिनका ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादा रोल है। ठीक है, स्वेज कैनाल जरूर आता है तुम्हारे पेपर में, जरूर आएगा। 1869 में इसको पोर्ट सैयद, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। पोर्ट सैयद से पोर्ट स्वेज तक में जोड़ने वाला जो रास्ता है, इसको स्वेज कैनाल बोला जाता है। 160 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और 11 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, और ये रेड सी में, मेडिटेरियन सी से रेड सी, और रेड सी से इंडियन ओशियन में कनेक्ट होती है, और ये लिवरपूल से कोलंबो की दूरी को 6400 किलोमीटर कम कर देती है। क्योंकि अब देखिए, अब ये जब इतनी बड़ी दूरी को कम कर रहा है, समय बचा रहा है, तो क्या है, अब हम जो बहुमूल्य चीजें हैं, ठीक है, बहुमूल्य जैसे कि ऐसे सामान जैसे मैंने बताया, ठीक है, जैसे कि सब्जियां हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, और भी जैसे डायमंड हो गया, तो ऐसी चीजें जो है लंबे रास्ते से लेके जाएंगे तो डाकू भी आ जाते हैं, लुटेरे भी आ जाते हैं। डाकू लुटेरे नहीं आते समुद्री, तो
लाने लाने में ही वो चीज खराब हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस ये वाला रेल मार्ग से केवल बहुमूल्य चीजों का आवागमन सबसे ज्यादा होता है। और जब बहुमूल्य चीजों का ज्यादा आवागमन होगा तो ये ज्यादा महंगा होगा। तो इसलिए ये जो स्वेज कैनाल है सब काफी महंगी है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। इसीलिए अगर और क्या होता है कि अगर उन्हें अगर यूरोप से किसी को व्यापार करना है और अगर देखते हैं कि वो चीज उनके पास जैसी है वो मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और आराम से अगर देर से भी जाएंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो अफ्रीका के रास्ते से भेज देते हैं नॉर्मल से चीजें। और इसने 12 घंटे में रास्ते को कवर कर दिया है, ठीक है। और ये नाइल नदी, सिंपल सी चीजें। पनामा कैनाल दूसरी सबसे आपकी इंपॉर्टेंट कैनाल है जो कि अटलांटिक ओशियन में पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये 6 लॉक सिस्टम में बनाई गई है ना। और देखो क्या था कि ये जो पनामा कैनाल है इसको अमेरिका ने खरीदा था पहले पनामा सिटी से, ठीक है, पनामा नाम की सिटी है उससे खरीदा था, फिर बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है। 26 मीटर अबव है सी लेवल से। यहाँ पर क्या है कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, मैंने बताया कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी को इन्होंने कम कर दिया 13,000 किलोमीटर। और ये इकोनॉमिकली रूप से कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे ये जो टर्म है, और ये पेपर के हिसाब से भी कम इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये आपके ऐसे एरिया में है जहां पर मतलब कि बहुत ज्यादा पथरीला इलाका है, ठीक है, जंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मतलब डेंसली मतलब हाईली डेजर्ट क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। बारिश सबसे ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए मतलब कि यहाँ पर व्यापार करना बहुत कठिन है, इसीलिए लोग स्वेज कैनाल जो है इसलिए सबसे ज्यादा यूज होती है। इनलैंड वाटरवेज में आपको क्या देखना है, इनलैंड वाटरवेज क्या है, जो देश के अंदर जो नदियां हैं, एक देश से मान लीजिए एक नदी है हमारे देश में, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र है, वो चाइना से शुरू होती है और इंडिया में आती है, असम से एंटर अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश जाती है। तो ये क्या होगा, अगर हमारा इन तीनों देशों के बीच अगर व्यापार होगा तो इसको इनलैंड वाटरवेज बोला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पर। आपको यहाँ पे सिंपल से चीजें समझनी है कि ये वैसे तो बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन यूरोप में इसका काफी ज्यादा यूज है, इसलिए राइन नदी का आप नाम याद रख लीजिएगा। राइन वाटरवेज जो है ये जर्मनी से नीदरलैंड में होता है और ये रॉथरडम से बैसल से कनेक्ट होता है और 700 किलोमीटर का लंबा व्यापार है। इसमें क्या है कि जैसे कि इंडस्ट्रियल रीजन है उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है, सिटीज से। तो सिंपल सी चीज है। और स्विट्जरलैंड, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो राइन नदी का आप याद रख लीजिएगा, डेन्यूब नदी का नहीं आएगा, वोल्गा का भी नहीं आना है, बस ग्रेट लेक्स ऑफ सेंट लॉरेंस का भी यहाँ पे ह्यूरन लेक, हाँ, लेक सुपीरियर। हाँ, आपने देखा होगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच कई सारी लेक हैं, 5 लेकें हैं दोस्त, ठीक है। लेक सुपीरियर है, ह्यूरेनियन है, ओंटारियो है, और मतलब आपको इतना ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो व्यापार होता है अमेरिका और कनाडा के बीच उसको सेंट लॉरेंस लेक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ से जो नदी निकलती है उसके द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसको बोला जाता है। और यहाँ पे बस ये सब व्यापार ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। कैनाल, एयर ट्रांसपोर्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में आ गया हूँ। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट माध्यम है, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत ही बहुमूल्य चीजें जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि स्वेज कैनाल का यूज किया जाता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी बहुत ही बहुमूल्य चीजें हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है, ठीक है। डायमंड है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, ये सब चोरी हो सकती है, ठीक है, और बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। इन सब चीजों के व्यापार के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है और डिस्टेंस हमारी बहुत कम होती है, ठीक है। और ऐसे एरियाज में सबसे ज्यादा किया जाता है जो पहाड़ी एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर मतलब कि सड़कें और ट्रेन नहीं पहुंच सकती है, वहां पर वाटर एयरवेज का यूज किया जाता है, वाटरवेज से भी ज्यादा, ठीक है। और हाँ, डिजास्टर जहाँ पे होती है तो हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा यूज उस जगह पे भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक जगह है, वहां पर आपदा आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो वहां के लोगों की मदद करने के लिए भी एयर ट्रांसपोर्ट का ही यूज किया जाता है। इट रिक्वायर्स कैपिटल इनकम, हाँ,
फिर बाकी आप ज़्यादा कुछ नहीं है। नो प्लेस इन द वर्ल्ड मोर देन 35 आवर्स, ये एक डेटा बताया जाता है कि अब दुनिया में कोई भी ऐसी दूरी नहीं है जो 35 घंटे से ज़्यादा लगे आपको ट्रेवल करने में। मतलब आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो 35 घंटे से कम समय में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्टली बिजी एयरपोर्ट्स कहाँ पर है और मोस्टली बिजी एयरपोर्ट रूट कहाँ पर है, तो वो भी आपके नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और वो आपके जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो मार्ग है अटलांटिक, वही सबसे ज़्यादा बिजी रूट होते हैं। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने बताया यूएस और वेस्टर्न यूरोप का जो व्यापार है, यहाँ पे यूएस जो है 60% जो है ट्रैफिक को होल्ड करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कुछ भी यहाँ नया नहीं है। हाँ, बस ये देखना है कि ये देखिए एयर ट्रांसपोर्ट जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अगर डेवलपमेंट करना है और अगर बहुमूल्य चीज़ों को पाना है तो उसको कम समय में पाना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना जरूरी है, और इसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पाइपलाइंस, दोस्तों पाइपलाइंस ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे आ जाता है। पाइपलाइंस में दोस्तों इनमें वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट होता है, दूध का भी ट्रांसपोर्ट कई जगह न्यूजीलैंड में होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपको यहाँ पे बिग इंच का नाम याद रखना है। ठीक है, वहां पर बिग ट्रंक का नाम याद रखना था, यहाँ पे आपको बिग इंच का नाम याद रखना है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है, यूएसए तक जोड़ती है। और ये इसमें गैस की पाइपलाइन है। ठीक है, वाटर गैस और मिल्क की पाइपलाइन है। अब देखिए बात ये कही जाती है कि जैसे कि आप जानते नहीं होंगे कि ईरान और इंडिया के बीच में एक छबाहर पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, उसको जो है मुंबई से लिंक करने का बात करी जाती है। ठीक है, जिससे कि जो हमारा जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट है, ईरान देखिए हम जानते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज है वहीं पे सबसे ज़्यादा ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब हमें ऑयल चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम वाटर वेज के बारे में ढूंढते हैं। और एक ऐसी परियोजना भी और कही गई है जिसमें बाय रोड से मतलब कि बाय लैंड से हम उसमें ट्रेवल करके ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर वेज में टाइम लगता है, टाइम टेकन है, इसलिए हम लैंड वेज का यूज करने के लिए, पाइपलाइन का यूज करने के लिए कहा जाता है कि ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग और फिर इंडिया तक पाइपलाइन बिछाने की बात करी जाती है। लेकिन अभी ये एक संकल्पना मात्र है, क्योंकि सभी देशों की सहमति बराबर होती है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि एक प्रिंट माध्यम होता है, ठीक है, एक लिखित माध्यम होता है। ठीक है, इसमें टेलीफोन आता है, टेलीग्राफ आता है, ड्यूरिंग, हाँ, तो इसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर, हाँ आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का जो है ब्रेक थ्रू है। ठीक है, और इससे क्या है कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमारे विचारों का आवागमन हुआ है, डेटा का आवागमन हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे देश पाकिस्तान क्या कर रहा है उसकी जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है। तो कम्युनिकेशन से हमें कितने ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है, ये हमें सीधे देखने को मिलता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आप जानते हैं कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1970 में सबसे ज़्यादा इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, और यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी। चीपेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, फिलहाल देखिए अभी जो इंडिया में है, यहाँ पे आपको सिंपल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि यहाँ पे भास्कर है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, इनसैट है। हमने जो ये मिशन चलाए, जो स्पेस के लिए स्पेस प्रोग्राम थे इंडिया के सबसे बड़े, अभी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चलाया, मिशन मंगल चलाया। ठीक है, तो मंगलयान चलाया। तो इन सब मिशंस के बारे में आपसे कहीं ना कहीं पूछ सकता है, तो आप इसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, साइबर स्पेस के बारे में www हमने वेबसाइट्स बनाया, ठीक है, विकीपीडिया बनाया, जिससे कि हमें हमारी इंसाइक्लोपीडिया बनाया, जिससे कि हमारी जो देश की जानकारी थी, वर्ल्ड जो है हाईली इंटरकनेक्ट रहे। ठीक है, और यूएसए है, यूके है, जर्मनी, जापान है, ये सब जो है, इंडिया है, ये सब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच जो रिलेशन है, कोलैबोरेशन है, ज़्यादा अच्छे से बन सके। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। कहीं पे भी कोई डाउट है ज़रूर पूछना, और जो जितना मैंने सिर्फ इसमें पढ़ने के लिए कहा है, सिर्फ इसे उतना ही पढ़िएगा। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।